ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। और वरिष्ठ राजनेता श्री सीपी जोशी जी, सदन में मेरा साथी और एक वरिष्ठ नेता श्री ओम प्रकाश माथुर जी, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक वरिष्ठ श्री गुलाब चंद कटारिया जी, श्री नरपत सिंह रजवी जी, ये कार्यक्रम का आयोजनकर्ता संयोजक श्री अभिमन्यु सिंह रजवी, आज इस समारोह में आए हुए सभी देवियों और सज्जनों, मेरे सम्माननीय पूर्ववर्ती भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री बैरान सिंह शेखावत जी की स्मृति में आयोजित इस दूसरे व्याख्यान में सम्मिलित होने का अवसर पाकर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। यह अवसर देने के लिए मैं इस व्याख्यान माला के आयोजक का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बैरान सिंह जी के विराट व्यक्तित्व और उनका कृतित्व पर अपने विचार साझू करने का शुभ अवसर दिया है। मित्रों, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मुझे बैरान सिंह जी के सभापतित्व में कार्य करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति के रूप में जिन उच्च आदर्शों और मर्यादाओं और मानदंडों को स्थापित किया, उन्हीं आदर्शों और मर्यादाओं का निष्ठापूर्वक अनुसरण और समृद्ध करने का प्रयास करता हूँ। मुझे बचपन से माननीय बैरान सिंह जी से परिचय है, मगर सदन में सभापति के रूप में जब मैं राज्यसभा में आया तब से मैंने अनुभव किया वो वहाँ काम करने का पद्धति, चलाने का पद्धति, वहाँ अनुशासन लाने का पद्धति और अन्य विषयों में उन्होंने जो कदम उस समय उठाया और काम किया, मैं हमेशा उसको याद करता हूँ और मन में रखता हूँ और ज़रूरत पड़े तो जिस तरह का उन्होंने उस समय व्यवहार किया उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रयास करता हूँ। बैरान सिंह जी का यशस्वी सार्वजनिक जीवन स्वाधीन भारत के पहले ही विधानसभा चुनाव में प्रारंभ हो गया था। इन्होंने 17 वर्ष से अधिक के अपने सार्वजनिक जीवन में अपने 11 चुनावों में से 10 चुनावों में विजय प्राप्त की। कुछ वर्षों के लिए 1973 में आप मध्य प्रदेश से राज्यसभा का सांसद के रूप में निर्वाचित हुए, लेकिन प्रायः राजस्थान ही बैरान सिंह जी का कर्मभूमि रहा। मित्रों, बैरान सिंह जी श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी के समकालीन निकट सहयोगी थे। इन तीनों महान भावों ने मिलकर भारतीय राजनीति को जनसंघ के रूप में एक वैचारिक विकल्प दिया। ये उस पीढ़ी के राजनेता थे जब दलीय राजनीति से ऊपर उठकर राजनेताओं में आत्मीय संबंध होते थे। राजनैतिक स्पर्धा, वैचारिक बहस में व्यक्तिगत विद्वेष सोचा भी नहीं जा सकता था। राजनीतिक सौहार्द होना लोकतंत्र वर्ष के एक आवश्यक शर्त है। ऐसे कम ही नेता रहे हम जिसका प्राथमिक कर्म क्षेत्र प्रदेश राजनीति रहे हो, फिर भी उन्होंने देशव्यापी यश और स्वीकार्यता मिली हो जितनी का शेखावत जी को मिली थी। आजकल राजनीति में स्थिति क्या है हम लोग देख रहे हैं। राजनेता हमेशा इसको याद रखना चाहिए, हम सब जो भी राजनीति में काम कर रहे, मैं भी कल तक राजनीति में था, अभी राजनीति छोड़कर मैं संविधान का ये पद का संभाल रहा हूँ, मगर राजनीति में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है मगर शत्रु नहीं है। ये भावना बहुत जरूरी है। We are all political rivals, but not enemies. This has to be understood by one and all. अभी जोशी जी ने भी कहा, इस देश में लोकतंत्र का जो प्रणाली है वो प्रणाली तभी सफल होगा जब हम लोग एक दूसरे को प्रेम से, आदर से, सम्मान पूर्वक उनको आदर करके तभी लोकतंत्र सफल होगा। We should not consider other people, other party people as our enemies. We should consider them as our rivals, as our colleagues. Parties may be different, but purpose is same. How to make the life of the common man comfortable. How to make India strong. How to make Rajasthan strong.
That is the agenda of all parties, whether it is BJP, whether it is Congress, whether it is Communist, or whether it is Socialist, or whatever it is. The purpose is the same, different means, different methods may be there. But we must remember today, but unfortunately what is happening, now जो राजनीति में जो फटता आया, ये देश के लिए अच्छा नहीं है. इसके बारे में हम लोग गंभीरता से सोचना चाहिए. यही उनकी उदार राजनीति और मिलनासार व्यक्तित्व का ही परिणाम था कि अपने सामायिक सभी वरिष्ठ नेताओं से उनका व्यक्तिगत आत्मीय संबंध थे. What is the age of Shekhawat ji? What was my age at the time? But still, the same affection, the same wrath, and same concern he used to show. I used to particularly like Shri Shekhawat ji in the BJP for the reason that गांव गरीब किसान उनके लिए बहुत प्रिय था. He always used to think about rural India, always used to think about poor people, always used to think about kisan, farmers who are vital for the country. Agriculture is our basic culture. That's why he always used to think about it. मुझे अभी याद आ रहा है जब भी पार्टी का अखिल भारत सम्मेलन होते थे, सम्मेलन में तो किसान के संदर्भ में कोई वहाँ प्रस्ताव लाना है तो प्रस्ताव बनाने में शेखावत जी हमेशा शेखावत जी रहते थे और उनके साथ मुझे भी जोड़ते थे. मैं बहुत कम उम्र में राजनीति में प्रवेश किया, कम उम्र में विधायक बन गया, फिर भी इतना प्यार देते थे और उन लोगों के सामने जो भी विषय में रखते थे उसको गंभीरता से लेते थे. बिकॉज हिज कंसर्न इज एग्रीकल्चर, हिज कंसर्न इज विलेज, हिज कंसर्न इज द पुअर. महात्मा गांधी ने कहा आजादी के बाद, उन्होंने कहा गांव के ओर चलो, बैक टू विलेजेस. बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव शोन आवर बैक टू विलेज एंड मूव टुवर्ड्स टाउन. The result is there is an urban India and rural India, which is not good. We must all really work for bridging the gap between urban and rural India and make a strong, stable, prosperous India. बैराग सिंह जी हमारे देश की आदर्श लोकतांत्रिक राजनेताओं के प्रतिनिधि हस्ताक्षर थे. एक किसान परिवार में जन्म शेखावत जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी, फिर भी वे पुलिस की नौकरी से उठकर राजनीति के शिखर तक पहुंचे. इसके लिए वे स्वयं ही देश की लोकतांत्रिक राजनीति को श्रेय देते थे और बोलते थे, अगर लोकतंत्र ना होता तो मेरा जीवन में खेती करने का अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था. वे कहते थे भी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर तो वे सरपंच भी नहीं बन सकते थे, उपराष्ट्रपति तो उनकी ये दूर स्वप्न था. मैं स्वयं अपना जीवन में उन अनुभवों से गुजर रहा हूँ और लोकतंत्र की शक्ति का आदर्श करता हूँ. यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है, ये है जिसने एक किसान परिवार में जन्म इस धरती पुत्र को परिश्रम और निष्ठा का सम्मान किया तथा सर्वोच्च पद और प्रतिष्ठा अर्जित करने का अवसर दिए. तभी तो अटल जी ने उपराष्ट्रपति के रूप में उनका अभिनंदन करते हुए कहा था, माटी का पुत्र मिट्टी से उठकर माथे पर चंदन का तिलक बन गया है. और बैराग सिंह जी ने भी अपने सार्वजनिक जीवन में लोकतांत्रिक समर्पण भाव से सेवा की, उसको समर्पण भाव से समृद्ध किया, उसकी मर्यादाओं का निष्ठापूर्वक पालन किया. सभापति के रूप में सदन में व्यवधान से वे नाराज होते थे. सदन में व्यवधानों पर टिप्पणी करते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका विचार संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनका निष्ठा को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा था, संसद लोकतंत्र की मर्यादा का स्तंभ है. लोकतंत्र की मर्यादा तभी तक सुरक्षित रह सकती है जब तक संसद की मर्यादा अक्षुण्ण रहे. It's a very, very apt statement. We should all remember the parliament is the supreme body and we are the largest parliamentary democracy in the world. So parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, they have to set standards so that the assemblies, legislative councils and also municipalities and panchayat, they always look to parliament for guidance. So people in parliament should always be mindful of their responsibility and they should follow only 3Ds. 3D, discuss, debate and decide. Not the fourth D, disrupt. लोकतंत्र में बहुत जरूरी है. There is no other way. If you want to strengthen or AC अब हो तो देखो
नहीं तो टर्न करने का संभव है। ये मैं भी अभी अनुभव कर रहा हूँ। आई एम नाउ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आई हैव बीन इन पार्लियामेंट फॉर 20 years. I was in legislative assembly also for some time. What I am seeing is gradual erosion of the values in public life. And secondly, commitment to ideology is also getting diluted. And we have a function about Sri Bhaira Singh Shekhawat, who never thought of changing parties or ideology. And you have heard that when this issue of Jamindari abolition came, and 6 out of 8 members were opposing it, he stood firmly by the party because party has given him this responsibility. ये बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कौन कब कहाँ रहते मालूम करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बीच में मैं कहीं व्याख्यान करते हुए कहा, जैसा रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड में बस का टाइमिंग और रेलवे का टाइमिंग होता है ना, आने का समय जाने का समय, आजकल राजनेताओं की स्थिति भी ऐसा हो गया, कब कहाँ कौन सी पार्टी में। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, वेदना से कह रहा हूँ। What is happening to the political system? Secondly, what is happening to your parliament and legislature? In parliament, either you have to talk out or walk out, but should not do any breakout. Otherwise, it will lead to all out of democracy. This has to be understood. ये केवल पार्लियामेंट के लिए नहीं, विधानसभा के लिए। मैं किसी पार्टी को नजर में रख के नहीं कह रहा हूँ। यहाँ राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है और दिल्ली में सत्ता में है, और कुछ प्रदेशों में स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में है, और केरला में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। सब लोग मिलकर सोचना चाहिए आगे कोई ऐसा हम लोग सब मिलकर एक ब्रॉड कॉन्सेंसस बने। इसलिए मैं आजकल कहने शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट एवॉल्व ए कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर देयर मेंबर्स, हाउ दे शुड बिहेव इन पार्लियामेंट, असेंबली और म्युनिसिपल बॉडीज और इन पब्लिक लाइफ, डूज एंड डोंट्स। Parties have to take initiative. And they should see that their members follow the same. Coming to the well of the house, tearing the newspapers, breaking the mic, और कहते बाहर आ जाओ। अरे बाहर का व्यक्ति को सुन के अंदर भेजा, वो कह रहे बाहर आए। क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या आदर्श हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। सोचना चाहिए गंभीरता से, सभी पॉलिटिकल पार्टी सोचना चाहिए। 72 years of it after independence, after making so much progress, what is the level of functioning of the legislatures? This has to be seriously taken by all political parties. Yes, in democracy there will be difference of opinion. That is democracy. लोकतंत्र में अलग अलग अभिप्राय हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, सरकार सदन में भी कहता हूँ, गवर्नमेंट वांट टू प्रपोज, लेट देम प्रपोज, let the opposition oppose, let the house dispose. हाउस को ऊपर छोड़ना चाहिए। आप प्रस्ताव करें, वो विरोध करें, और फाइनली अंतिम फैसला कौन करेगा? सदन को करना पड़ेगा। दैट इज द वे, देयर इज नो अदर वे। और लोकतंत्र में अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से, उनको बोलने के लिए पूरा अधिकार देना चाहिए, जो भी है आपत्ति उसको बताने के लिए। अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे at the end of it. कारण क्या है? लोकतंत्र में बहुमत उनको दिया है। They have been elected, they have been given mandate, so you must be tolerant toward the mandate of the people. कुछ लोग कहते हैं भाई सहनता कम हो रहा है आजकल, tolerance is going down. First of all, you must be tolerant towards the mandate of the people. This is the basic thing for successful running of the parliamentary democracy. This is what I want to say. I am provoked to say it because we are now discussing about the personality. We are remembering of a towering Indian personality in politics who has laid down certain standards, who have lived long in a political life and set so many examples at various levels in parliament, as Vice President of India, as the Chief Minister, one of the most successful, ideal Chief Minister of the country, and also one of the legislators who have been there for 10 terms. So that's why I feel when we are recalled and then paying tribute, it should not be mere words, it should not be lip sympathy. We must try to follow their examples, their standards, and then make our public life more strong, stable and sustainable.
बहराम सिंह जी गरीबी को वेदना को समझते थे और गरीबी के विरुद्ध अभियान में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते थे। वे गरीबी जनता को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ मानते थे। उनके विचार में गरीबों के आशाओं अपेक्षाओं का प्रतिबिंबित करना ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की सफलता की कसौटी था। उनका मानना था कि विकास प्रक्रिया पहला अधिकार गरीब जनता का होना चाहिए। इसके तहत अपने 1952 में ही जागीरदारी अबॉलिशन का समर्थन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा शुरू की गई अंत्योदय योजना, जो अंतिम पंक्ति में बैठे उनका उत्थान पहले होना चाहिए। ये बिरला ऑडिटोरियम में अंतिम पंक्ति में बैठे उनके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। समाज में जो अंतिम पंक्ति में बैठे उनका उत्थान होना जरूरी है। भारत का राजनीति में ये सोच महात्मा गांधी जी का है, ये सोच बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है, मगर उसके लिए पहला कार्यक्रम बनाने वाले एकमात्र महाव्यक्ति श्री बहराम सिंह शेखावत। बाद में हम सब लोग कर रहे हैं, वर्तमान में सरकार भी कर रहे हैं, बाकी सरकारों ने भी किया। टेकिंग केयर ऑफ द सप्रेस्ड, oppressed and depressed people, thinking about the poor and acting for the poor, that's what he has initiated. काम के बदले अनाज कार्यक्रम ने भी बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने रही जनता का उद्धार किया। He started that program, काम के बदले अनाज, that was his contribution. We had surplus production of food and we were people who are waiting for work, then he started the scheme. जीवन यापन पर कर रही जनता का उद्धार किया। यह योजना केंद्र और अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाई गई। इस योजना के लिए विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकमनारा ने शेखावत जी को रॉक फेलर ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। आपके मुख्यमंत्रित्व के काल में लागू जन कल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान बीमारू राज्यों के श्रेणी से बाहर आ पाया। जन शिक्षा के उनके प्रयासों के कारण साक्षरता दर 38% से बढ़कर 62% तक पहुंच गई। एक दशक में साक्षरता में इतनी वृद्धि का यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। शेखावत जी के मन में गरीबों के प्रति स्वाभाविक आत्मीय सहानुभूति थी। सदन के सभापति के रूप में भी गरीबों के विषय पर वे स्वयं सरकार से सवाल पूछते थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को अनाज न मिलने का सवाल पर उन्होंने स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री से आश्वासन मांगा। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों के किसानों द्वारा उन्होंने आत्महत्या विषय पर बहस पर मंत्री के उत्तर के दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि वेयर हाउसिंग एक्ट के तहत जमा किए गए अनाज के मूल्य का 70% किसान को उसी समय दिया जाना चाहिए। ऐसा पहला प्रस्ताव उन्होंने रखा है। सभापति के रूप में शेखावत जी सुनिश्चित करते थे कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान या बहस में सदस्यों का प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर सरकार के द्वारा दिया जाए। सरकार से उत्तर पाना सदस्यों का अधिकार है। लोकहित के विषयों पर वह स्वयं भी टिप्पणी करते हैं और सरकार से प्रश्न पूछते थे। इस प्रकार सदन की पीठ से उन्होंने एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा डाली। बहराम सिंह जी के संविधान के आदर्शों के प्रति अगाध निष्ठा थी। वे राजस्थान के सौहार्दपूर्ण सामाजिक संस्कृति के मूर्धन्य प्रतिनिधि थे। अपने अजमेर के दरगाह शरीफ के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। टोंक जिले में फारसी और अरबी भाषा संस्थान स्थापित किया है। मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों को भी अन्य पिछड़े वर्गों की भांति ही लाभ सुनिश्चित किए। शेखावत जी स्थानीय परंपराओं विश्वासों के प्रति आस्थावान थे, परंतु रूढ़िवादी नहीं। उन्होंने अपने समाज के विरुद्ध जाकर भी सती प्रथा के महिमोन्नयन का घोर विरोध किया है। कम लोगों का ज्ञात होकर कि स्थानीय निकायों में महिलाओं का आकर्षण देने वाला राजस्थान पहला राज्य शेखावत जी का समावेश दृष्टि का कारण बना। प्रशासन में पारदर्शिता प्रति उनके आग्रह कारण। कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया आप लोगों ने सर, मगर हुआ क्या? बीच में मैं कहीं सम्मेलन में गए तो वहाँ एक सज्जन ने खड़े होकर कहा, सर आप लोग महिलाओं का आरक्षण देना ऐसा कहते आरक्षण दिया, क्या हो रहे देखो। मैंने कहा क्या हो रहा? उन्होंने कहा देखिए सर सरपंच का गति क्या है। मैंने कहा क्या है? सरपंच पति आके बैठ रहे सर, वहाँ सरपंच नहीं बैठ रहे महिला, सरपंच का पति आके बैठ रहे। मैंने कहा बाबू शुरू में ऐसा ही होगा, कुछ दिन के बाद आप देखो सरपंच का पति का गति क्या होगा आपको समझ
दिया वंचित वर्गों को, उस समय क्या स्थिति था? धीरे धीरे सीख लिया, अजट किया, अजट कर रहे। ये तो शुरुआत होना बहुत जरूरी है। देश में आबादी 50% महिला है और हमारा परंपरा भी है। हम लोग कहते हैं भारत माता की जय हो, भारत पिता को जय हो, नहीं कहते ना, ये परंपरा आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला। महिलाओं का सम्मान देना, ये हमारा भारत का संस्कृति। We call it as motherland, we don't call it as fatherland. गंगा, यमुना, नर्मदा, तपती, महानदी और नदियों के नाम भी महिलाओं के नाम पे दिए। तो इसलिए इस विषय में जो उस समय उन्होंने पहले शुरू किया, देश भर में बहुत प्रदेशों ने आजकल 50% आरक्षण महिलाओं को दिया और पार्लियामेंट में और विधानसभा में भी आने वाले दिनों में इस दिशा में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। कम लोगों को ज्ञात होगा कि स्थानीय निकायों में ये आरक्षण उन्होंने उस समय शुरुआत में 50% तक लिया। मित्रों, ऐसी कई योजना जो हम आज लागू कर रहे हैं, शेखावत जी ने उनकी आवश्यकता का पहले ही महसूस किया। अपने मुख्यमंत्री का काल में अपने राजस्थान में ऊर्जा के वैकल्पिक सूत्रों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को प्रोत्साहित किया। राजस्थान के लिए यमुना और नर्मदा नदियों का पानी लाने का गंभीर प्रयास किया है। शेखावत जी मूलतः सुधारवादी नेता थे। सामाजिक एकता, सौहार्द और सुधार उनकी राजनीति के सूत्र थे। आज जब हम लोकसभा और विधानसभाओं में एक साथ चुनावों पर विचार कर रहे हैं, शेखावत जी ने देश में राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन और चुनावों पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए 7 चुनाव करने का तभी वकालत की थी। इसके बारे में हम सब लोग मिलकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कठिनाई है, उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर आके हम सब लोग इन विषयों के बारे में गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। चुनाव लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है, फिर भी जातिवाद, धर्म, बाहुबल, धनबल, अपराधीकरण इस लोकतंत्र की प्रक्रिया का शुद्धता को कलंकित किया है। चुनावों की प्रक्रिया का शुद्धता को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि चुनाव विकासवादी एजेंडा पर लड़ जाए, जहां उम्मीदवार के आचरण, चरित्र, क्षमता, समाज और राष्ट्र निष्ठा, प्रामाणिकता के आधार पर चुनाव हो। मेरा राजनीतिक दलों से यह आग्रह है कि हमारे लोकतंत्र की मर्यादा अक्षुण्ण रखने के लिए वे अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाए। When you approach the election, the selection and election must be on the basis of 4 C's: character, caliber, capacity and conduct. दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ नेता आजकल ऐसा तय हो गया, उनको कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कॉन्डक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उसके 4 सी पे जगह पे और नया 4 सी लाया। क्या है वो नया 4 सी? कैस्ट, जाति, कम्युनिटी, मजहब, कैश, पैसा और क्रिमिनल। वो 4 सी की जगह ये 4 सी इस देश के हित में नहीं है। हम सोचना चाहिए, वी आर ए डेमोक्रेसी, वी आर ए नॉलेजेबल सोसाइटी, वी मस्ट elect and select people on the basis of character, caliber, capacity and conduct। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, कैसा व्यवहार किया, इन विषयों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये हमारा है, ये हमारा जाति का है, जाति में उपजाति का है, उपजाति भी, जाति में तो आपको क्या मिलने वाले हैं, पद उनको मिल रहे जाति के नाम पे। तो व्यवहार शैली और आचरण ये बहुत जरूरी है। अद्वानी जी हमेशा कहते थे, आदर्श से ज्यादा आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। Used to say more than ideology, ideal behavior is more important in politics. Everyone should think on those lines. Shekhawat ji was always approachable, easily, anytime, anyway. Even when he was getting a massage because of age, he used to still ask me, come in. I used to hesitate because he was getting oil treatment and all. But he used to call and then baat karte raho. That is his style. He used to go and meet the people. I was there in politics for 42 years, meeting people, greeting people, talking with people, walking with the people, eating with the people, spending time with the people have been my pastime. Now, ये राजनीति के छोड़ के यहाँ आया, तो यहाँ तो प्रोटोकॉल आपने देखा होगा,
उपराष्ट्रपति आने के पहले आप लोग आना है, उपराष्ट्रपति सीधा मंच पे जाना, फिर राष्ट्रगान, फिर भाषण, फिर राष्ट्रगान, फिर निष्क्रमण। मैंने सेक्रेटरी से पूछा ये प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल ऐसे ही तो फिर यहाँ तक आने की जरूरत क्या है? सीधा वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, नहीं तो टीवी के साथ बोल सकते हैं, लोग देख सकते हैं बिना डिस्टर्बेंस। लोकतंत्र में जनता के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। Your doors must be always open. Your heart also must be always open. And your ideas, you must be ready to receive any idea. नहीं हमारा पुराना पद्धति है, हम इसी पद्धति का आगे ऐसा कैसा होगा? परिवर्तन आ रहा है। मुझे याद आ रहा है बचपन में मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नाते जब कंप्यूटर आया बैंकों में, हमने उस समय उसका विरोध किया कंप्यूटर, और कहने लगे ऑटोमेशन एंटी नेशन, ऑटोमेशन एंटी नेशन। अभी क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? अभी तो इतना परिवर्तन आ रहा है, टेक्नोलॉजी परिवर्तन आ रहा है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, आईटी आया, आईटी के कारण से कुछ लोग माइटी भी हो रहे हैं और ब्यूटी भी ऐड कर रहे हैं, उसको ब्यूटी के साथ जोड़ दिया तो माइटी हो सकते हैं। ये परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज, न्यू प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टार्टअप, स्टैंड अप, incubation, innovation, these are the new ideas. You must open up your mind. No, मैं पुराना पद्धति के साथ से जाता हूँ, ऐसा संभव नहीं होता। मैं पहले पैदल चलते थे जयपुर से दिल्ली, अभी भी पैदल से जाता हूँ। आज नेक्स्ट टाइम बाय द टाइम यू कम आई मे नॉट बी देयर। The world is moving faster. The world is moving faster. World is becoming a small village. Changes are happening faster. Now you are living in an era of LPG, liberalization, privatization, globalization. You can't live in isolation and have consolation. You have to open up. That's why open mind. And he set the example at the time, taking new ideas, giving new ideas. मित्रों, श्री बैराग सिंह जी जैसे बहुआयामी विराट व्यक्तित्व वाले जननायकों को यही हमारा सही श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने श्रद्धेय पूर्ववर्ती स्वर्गीय बैराग सिंह शेखावत जी को पुण्य स्मृति में सविनय वंदन करता हूं और इस अवसर के आयोजनकर्ताओं को आभार भी व्यक्त करता हूं। जैसा मैंने शुरू में कहा, इज रियली ए टावरिंग पर्सनालिटी, ए पर्सनालिटी टू बी रिमेंबर्ड फॉरएवर, ए पर्सनालिटी टू बी रिमेंबर्ड फॉरएवर, नॉट ओनली रिमेंबरिंग but also following his thoughts, his ideas and the best practices he has given to us. We must all think in terms of those. As I was telling, he is one of the most popular leaders of the country. If you have to write a few names of popular leaders of the country, he will be one among the top. He was a true champion of the downtrodden and marginalized sections and always accorded highest priority for rural development and stressed the need to end urban-rural divide. Similarly, he used to provide priority to agriculture and believed in empowering farmers. His concern for agriculture drew me closer to him during my early days in politics. It was during my tenure as the national president of BJP. He was fielded as a BJP candidate for vice president election. I remember sometime like this in the evening, there was a parliamentary meeting of the party. I was the chairman, though I was young in age. So in that decision was taken that Bairaj Singh Shekhawat will be vice president candidate. So he, in the board meeting, at the end of the announcement, he became very emotional and remarked, looked at me and said, "You are sending me out of the party to take up the constitutional responsibility." He naturally became emotional because he was one of the founders of the party. Same thing happened to me. When the parliamentary board decided that I am going to be vice president candidate, I became emotional. I was really in tears because the party which has given you this life, एक साधारण किसान परिवार का लड़का यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पार्टी ने आपको मदद किया, इस कल से आप पार्टी ऑफिस भी नहीं जा सकते, पार्टी वालों से नहीं मिल सकते, मिलना बना ऐसी तो जैसा मैंने कहा ना, उनकी कैसा है बस आगे। तो भावना में मेरा आंखों से आंसू आया उससे,
Same thing I remember. He told me, looked at me and said, "You are sending me out of party." I said, "Sir, you are going to become Vice President of India and then become President of India." Unfortunately, that could not happen. He was very affectionate towards me in my early days of political journey. Shekhawat was a great nationalist and always placed the interest of the country above everything. I pray that his teachings and preachings should always be remembered by the people, and I salute his memory on this occasion of the memorial lecture. I am thankful for the organizers for giving me this opportunity. Namaskar, Jai Hind. ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।